हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 2 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले क्या करता हूँ, आप लोग को मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश बता देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। तो पहला निर्देश ये है ना कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सर अगर हम लोग पूरे का उत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा क्या? बच्चे नंबर नहीं कटेगा, मतलब बस बोला जाता है ना कि पूरे प्रश्नों को हल करना है। दूसरा निर्देश ये है ना, जो भी प्रश्न रहेगा ना उसके सामने ही ना वो कितने नंबर का प्रश्न है वो लिखा हुआ रहेगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है, सेट 1 में लिखा हुआ था। आप लोग को बता दूंगा मैं प्रश्नों को हल करवाते समय कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। और तीसरा है ये है ना कि आप लोगों का 80 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 80 नंबर का पेपर होगा। और चौथा ये है कि आप लोगों को इस पेपर को लिखने के लिए केवल और केवल 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। अभी तक आप लोगों को 3 घंटे मिलता था, अब 3 घंटे ना मिल करके आप लोग कितना मिलेगा? केवल और केवल 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे आप लोग को हल करने के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करिए और चेक करिए ना कि आप लोग 2 घंटे 30 मिनट में पेपर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर बना नहीं पा रहे हैं ना तो प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग 2 घंटे 30 मिनट में पेपर आप लोग बना सके। ठीक है ना? चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रश्न जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये बच्चे इसमें कुल 6 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बच्चे 2-2 नंबर के हैं। तो 6 टू 12 नंबर, मतलब कि आप लोगों को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, नई उषा कविता के कवि कौन है? तो बच्चे नई उषा क्या है बच्चे? पहले तो याद रखिए कि एक कविता है। नई उषा क्या है बच्चे? एक कविता है। ये हमारा सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट जो है ना पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट को लिखा किसने है? इस पार्ट को लिखा है श्री सत्यनारायण लाल ने, श्री सत्यनारायण लाल ने लिखा है। और बाकी के जो ऑप्शन है ना उन सभी ऑप्शन को भी हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सुश्री कमला। तो सुश्री कमला चमोला नाम है। सुश्री कमला चमोला जो है ना उन्होंने एक कहानी लिखा है जो कि पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में है एक नई शुरुआत, उसको इन्होंने लिखा है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक पत्र लिखा है, उसी पत्र को आप लोगों को बताया गया है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में बताया गया है। तो अब्राहम लिंकन का पत्र अब्राहम लिंकन ने लिखा है। ये जो पत्र है ना ये क्या किए थे? अपने पुत्र के शिक्षक को लिखे थे और उनको बताए थे ना कि मुझे मेरे बेटे को कैसा बनाना है आगे चल करके। आगे है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये हमारा पार्ट 6 का है, पार्ट 6 का है, जिसमें बताया गया था कि उसमें लेखक जो थे ना वो बचपन में न जाने क्या क्या बनना चाहते थे और बाद में वो क्या बन गए? लेखक और डॉक्टर बन गए। तो यही है बच्चे इस प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का उत्तर। तो बच्चे आप लोग को ना सभी ऑप्शन को ना ध्यान से देखना है कि और सभी को याद करना है। बच्चे याद रखिए, पार्ट और पार्ट को किसने लिखा है वो आप लोग को याद होना चाहिए। अब प्रश्न दूसरा है हमारा कि अब्राहम लिंकन थे। कौन थे अब्राहम लिंकन? तो अब्राहम लिंकन बच्चे अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत, श्वेत मतलब होता है बच्चे सफेद। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद होता है। और अश्वेत मतलब कि जो सफेद ना हो, अर्थात काला रंग। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? हमारा प्रश्न तीसरा है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो जापान के हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और जापान के ही शहर नागासाकी में भी एक परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम क्या था बच्चे? फैटमैन था। और बच्चे याद रखिए ना, हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर गिराया गया था इसी के 3 दिन बाद, तो 6 के बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे परमाणु बम। और कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? हमारा प्रश्न 4 में बोला जा रहा है कि कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया गया? तो कक्षा का मॉनिटर ना श्रीकांत को बनाया जाता है, क्योंकि कक्षा के 85% यही दिया हुआ ही है। कक्षा के 85% छात्र ने क्या क्या करते हैं? उसके नाम का समर्थन करते हैं, इसलिए कक्षा का मॉनिटर श्रीकांत को बनाया जाता है। अब प्रश्न 5वां है कि इब्राहिम गारदी था। इब्राहिम गारदी कौन था बच्चे? तो इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था। कौन था? मराठों का सेनापति था। तो ये क्या है बच्चे? हमारा चैप्टर 5 है, पार्ट 5 है। पार्ट 5 का नाम ही है, चैप्टर का नाम ही क्या है? इब्राहिम गारदी। क्या नाम है? चैप्टर का नाम इब्राहिम गारदी है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है श्री वृंदावन लाल वर्मा ने। श्री वृंदावन लाल वर्मा ने। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन और आ सकता है? आ ये सकता है ना कि बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बच्चे मराठों के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने क्या किया था? इनका साथ दिया था। और मराठों के में ना मतलब कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, लेकिन मराठों में लीडर कौन था? तो बच्चे लीडर का नाम था सदाशिव राव। क्या नाम था? सदाशिव राव
भाव था, ठीक है ना। और बच्चे बात ये है ना कि जो युद्ध था ना बच्चे, ये पानीपत का युद्ध, ये एक ही दिन में समाप्त हो गया था, एक ही दिन में इसका रिजल्ट निकल गया था, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न छठवां है, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विगु समास है। तो द्विगु समास हम लोग उस समास को बोलते हैं ना जिसका प्रथम पद क्या होता है बच्चे, किसी संख्या को बताता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में ना ये जो है ना पंचवटी, पंच मतलब होता है पांच और वट मतलब होता है वृक्ष। तो ये इसका मतलब होता है कि पांच वृक्षों का समूह या पांच वटों का समूह, पांच वटों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पंचवटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें बच्चे क्या है बच्चे, इसमें 3 प्रश्न रहते हैं और हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहता है। तो 3 2 जा 6 नंबर, मतलब कि अगर आप लोग इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर लोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चे, 6 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे अति लघु उत्तरीय का प्रश्न 7वां क्या है, तो प्रश्न 7वां को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न 7वां में बोला जा रहा है ना इसमें कि प्रश्न 7वां, मोहन ने अपने व्यवहार में विरोध को शामिल कर साबित कर लिया कि अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। मतलब कि देखिए ना होता ये है ना कि इस कहानी का नाम क्या है, तो याद ये देखिए ना कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये हमारा पूछा गया है पाठ 20 से, जिसका नाम क्या है बच्चे, मिनी महात्मा। क्या नाम है, मिनी महात्मा। मतलब कि ये क्या है, मोहन एक स्वाभिमानी लड़का है। होता ये है ना कि एक दिन ना ये जा जाता है मोहन डेयरी डेयरी जाता है दूध लेने। तो सपोज करें ना कि मोहन यहाँ पर खड़ा है और इसके पीछे भी कुछ लोग खड़े होंगे। तो होता ये है कि एक पुलिस वाला रहता है शेर सिंह, क्या रहता है, एक शेर सिंह रहता है। वो क्या करता है, शेर सिंह ना इस लाइन में ना आ करके ये क्या करता है, आगे चले जाता है। तो मोहन अब उसको जो यहाँ पर खड़ा था वो बोलता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जब सभी लाइन में लगे हैं ना तो आपको भी लाइन में लग के दूध लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये तो है पुलिस वाला, पुलिस वाले को आ गया गुस्सा। तो ये क्या करता है, मोहन को 2 झापड़ लगा देता है, 2 चपत बोला गया है इसमें, 2 चपत, 2 थप्पड़ लगा देता है। अब मोहन को ये बर्दाश्त होता नहीं है कि ये पुलिस अंकल ने इनको क्यों मारा। तो यही ये जानना चाहता है ना, यही ये जानना चाहता है ना कि बताइए कि पुलिस अंकल आपने मुझे क्यों मारा है। और ये इसी बात की जिद लेकर के बैठ जाता है दूध के डेयरी पर कि हाँ बताइए आपने मुझे क्यों मारा। और ये रोते रहता है और फिर इसके बाद क्या करता है, ये जाता है शेर सिंह के घर के बाहर और उसके बाहर जाकर के रोने लगता है। बस पूछता यही है ना कि बताइए मेरा कसूर क्या था कि आपने मुझे मार दिया है। बस इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, कहानी ये घूमते रहता है। आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो देखिए बच्चे इसमें बोला जा रहा है ना कि मोहन ने अपने विरोध को उस समय तक जारी रखा। मतलब कि मोहन तब तक अड़े रहा, ये जानना चाहा जब तक शेर सिंह ने अपने ज्यादती के लिए उससे माफी नहीं मांगी। क्योंकि बच्चे शेर सिंह ने क्या किया था, गलती किया था। शेर सिंह क्या था, अपने पुलिस वाले का ना रुतबा दिखा रहा था और उसने क्या किया था, उसको झापड़ लगा दिया था। मोहन का मानना था कि यदि वे अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांगते हैं ना तो इससे जो वो किए हैं ना, इससे जो वो किए हैं, जो 2 थप्पड़ लगाए हैं, उससे उनको बढ़ावा देना होगा। और बच्चे यही बोला गया है ना कि अत्याचार को सहना क्या है, उसे बढ़ावा देना है। और मोहन ने सिद्ध कर दिया कि उसने अत्याचार को सहा नहीं और वो क्या किया, अपने व्यवहार में विरोध लाया और वो लड़ते रहा। तो बच्चे आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन कि कविता में किस तिथि को काल रात्रि कहा गया है, काल रात्रि। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा पाठ 22 जिसका नाम है बच्चे हिरोशिमा की पीड़ा, हिरोशिमा की पीड़ा। ये क्या है बच्चे, कविता है। एक कविता है जिसको लिखा है किसने, हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। तो अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला ये जा रहा है ना बच्चे कि काल रात्रि किस तिथि को कहा गया है। तो कविता में ना 6 अगस्त सन 1945 को ना काल रात्रि कहा गया है। क्यों, क्योंकि ना बच्चे अमेरिका ने क्या क्या किया था, इसी दिन क्या किया था, जापान के हिरोशिमा शहर पर क्या किया था, परमाणु बम गिराया था, जिससे क्या हो गया था, जापान का विनाश हो गया था। और इस परमाणु बम का नाम क्या था बच्चे, इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय था। और इसी के 3 दिन ही बाद जापान के नागासाकी शहर पर भी क्या गिराया गया बच्चे, बम गिराया गया, परमाणु बम, जिसका नाम क्या था बच्चे, जिसका नाम था बच्चे फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन नाम था, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आगे क्वेश्चन है कि लूकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और सबसे बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही क्यों चुना। तो बच्चे होता ये है ना कि राजा बोलते हैं ना कि लूकमान तुम एक काम करो, जाओ इस बकरे के ना सबसे अच्छे और सबसे बुरे हिस्सों को तुम चुन करके लेकर के आओ मेरे पास। तो लूकमान क्या करता है, जाता है और बकरे के शरीर के सबसे अच्छे हिस्से में या और सबसे बुरे हिस्से में क्या करता है, जीभ का चयन करता है। तो राजा पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो लूकमान बोलता है कि राजा, अगर शरीर में ना जीभ अच्छा होता है ना तो सब अच्छा होता है, अर्थात तुम सबसे अच्छी अच्छी बातें करोगे और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। और अगर जीभ बुरी है ना तो सब बुरा ही बुरा होता है, अर्थात तुम कड़वा बोलोगे और इससे किसी को तुम पर गुस्सा आ जाएगा और तुम समाज में या फिर इस दुनिया में तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे। इसीलिए क्या है बच्चे, लूकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से में जीभ को ही चयन किया है। आगे बोला जा रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चे देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ना क्या है बच्चे, अब इसमें कुल 5 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। और हर प्रश्न बच्चे कितने नंबर का है, 4-4 नंबर का है। तो 5 4 जा 20 नंबर का ये क्या
होता है बच्चे, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो देखिए बच्चे प्रश्न 10वां बोला जा रहा है ना कि मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने की बात की है। तो ये जो बच्चे हमारा प्रश्न है ये हमारा पाठ 15 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता मनुज को खोज निकालो पाठ से लिया गया है। तो बच्चे याद रखिए ना, इसमें पंत जी बोलते हैं ना कि ना हमें क्या करना है, मूल व्यक्ति को ना खोज निकालना है। अब कहाँ से खोज निकालना है बच्चे, आज का जो मनुष्य है ना वो क्या है बच्चे, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। मतलब एक जाति के नाम पे बटा हुआ है, वर्ण के नाम पे बटा हुआ है, देश के नाम पे बटा हुआ है, भाषा के नाम पे बटा हुआ है। तो पंत जी बोलते हैं ना कि हमें क्या करना है, ऐसे बटे हुए मनुष्यों में से ना ऐसे सच्चे मनुष्य की खोज करनी है जिसके अंदर मानवता का गुण भरा पड़ा हो, मानवता का गुण जो क्या करता हो, जाति भेद भाव इन सब से क्या हो बच्चे, ऊपर उठ चुका हो, जो इन सबको एक समान मानता हो। वो मानता हो ना कि सभी धर्म एक समान है, सभी लोग एक समान है, कोई ना तो ऊंचा है कोई ना तो नीचा है, अर्थात जिसके अंदर मानवता का गुण भरा पड़ा हो, कभी ऐसे सच्चे मनुष्य की खोज करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या मैंने बोला है। अब देखिए बच्चे आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए और कोई 4 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे 6 ऑप्शन दिया गया है हम लोग को, मतलब 6 ऑप्शन नहीं 6 क्वेश्चन दिया गया है। आपको जो अच्छे से आता हो 4, आप उसको 4 लिखिएगा। बच्चे देखिए आप लोग को मैं ना फिर से बता दूं ना कि ना इसमें ना कोई 4 लिखा, मतलब आपको केवल 4 बनाना है, 6 नहीं बनाना है। 4 जो अच्छे से आता हो उसी को बनाना है, और जिसका आप लोग को दो दो पर्यायवाची शब्द पता हो उसको बनाना है। तो पहला इसमें है बच्चे चांद। चांद को क्या बोलते हैं बच्चे, तो चांद को चंद्रमा बोलते हैं, शशि बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं, राकेश बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं और मयंक बोलते हैं। ठीक है, आगे है वृक्ष। वृक्ष को क्या बोलते हैं, तो वृक्ष को बोलते हैं पेड़ बोलते हैं, पादप बोलते हैं, तरु बोलते हैं, झाड़ भी बोलते हैं। आगे है यहाँ पर पानी। पानी क्या बोलते हैं, पानी को बोलते हैं जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, सलील बोलते हैं, वारी बोलते हैं, और एक तोय भी बोलते हैं। ठीक है, आगे वायु। वायु क्या बोलते हैं बच्चे, तो वायु को बोलते हैं हम लोग पवन, हवा, अनिल। अनल नहीं बोलते हैं, अनल मतलब होता है आग, हम लोग क्या बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, फिर बयार बोलते हैं और मारुत भी बोलते हैं, मारुत मारुत। ठीक है ना, आगे है घोड़ा। घोड़ा क्या बोलते हैं बच्चे, तो घोड़ा को हम बोलते हैं अश्व, बाजी, है 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 बोलते हैं, घोटक बोलते हैं और तुरंग बोलते हैं, घोटक और तुरंग बोलते हैं। आगे सोना। सोना क्या बोलते हैं बच्चे, कनक भी बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, हेम बोलते हैं, कंचन या फिर हिरण्य बोलते हैं और हाटक बोलते हैं, हाटक बोलते हैं। ठीक है ना, अब बच्चे देखिए क्वेश्चन है, आशा और विश्वास के दिया बारना के भाव ल लिखब। तो बच्चे याद रखिए ना, एक क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ी चैप्टर से आएगा ही आएगा, छत्तीसगढ़िया प्रश्न का आएगा ही आएगा, और उसका उत्तर आपको छत्तीसगढ़िया में ही लिखना है। लेकिन समझ लो आप लोग को याद करना पड़ेगा छत्तीसगढ़िया में ही। इसमें बोला जा रहा है ना कि आशा और विश्वास का दीपक जलाने के भाव को लिखे। तो देखिए बच्चे इसका सिंपल सा उत्तर बोलेंगे ना कि आशा और विश्वास का दीपक जलाने का भाव यह है कि जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आए, विपरीत मतलब होता है कि जो तुम्हारे फेवर में ना हो, जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आए ना, तो उसमें मनुष्य को क्या होना चाहिए, उसमें मनुष्य को हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए, आशा और विश्वास बनाए रखनी चाहिए। ऐसा ना होना कि जब भी कोई मुसीबत आएगा या जब भी हमें असफलता होगी ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, उससे पीछे हट जाएंगे। नहीं, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें क्या करना है, आशा और विश्वास का दीपक जलाए रखना है अपने मन के अंदर कि हाँ अभी बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा, और ये बुरा समय क्या होगा, तुरंत ही टल जाएगा। तो देखिए बच्चे इसमें यही बोला गया है कि आशा और विश्वास का दीपक जलाने का अर्थ है कि व्यक्ति को असफलता से निराश नहीं होना है, उसे हमेशा क्या करना है बच्चे, मेहनत करते रहना है, उसे हमेशा क्या करना है, मेहनत करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही है बच्चे इसका बोलने का मतलब। आगे है बच्चे क्वेश्चन, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया है। तो प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के द्वारा अब्राहम लिंकन ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है। और वो चाहते हैं ना कि उनका बेटा क्या हो, पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को भी निहारे। आगे है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। अब भाववाचक संज्ञा शब्द बोलते किसको है, तो ऐसे संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्दों को आप छू नहीं सकते हो, जिन संज्ञा शब्दों को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, बस आप महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन संज्ञा शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सारा भाववाचक संज्ञा शब्द है। जैसे कि ईमानदार का होता है ईमानदारी, आप किसी की ईमानदारी को छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। बेईमान का बेईमानी, फिर खराब का खराबी, सफेद का सफेदी, कमजोर का कमजोरी, चालाक का चालाकी। आगे बोला जा रहा है प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से किसी पाँच का संधि विच्छेद करिए। अब यहाँ पर 5 से ज़्यादा दिया होगा तो किसी 5 का करना है। तो बोला जा रहा है कि महोत्सव, ये बच्चे इंपॉर्टेंट है ना, महोत्सव, फिर दिगंबर, फिर उज्ज्वल और मनस्ताप, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो महोत्सव का क्या होता है बच्चे, तो महाधन उत्सव, ये क्या है, स्वर संधि है। अरुणोदय, अरुण धन उदय। आगे दिगंबर, तो दिक धन अंबर,
दिक्धन अंबर, ये क्या है? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, ये क्या है? व्यंजन संधि है। फिर है सज जीवनाधिकार, तो सत धन जीवन धन अधिकार, व्यंजन स्वर संधि है। मनस्ताप, फिर ये इसको बोलते हैं मन धन ताप, ये क्या है? विसर्ग संधि है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो बोला जा रहा है कि किसी 5 मुहावरों का क्या करना है आप लोगों को? वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब होता है गुस्से से देखना या फिर क्रोध से देखना। तो गुस्से से देखना या फिर क्रोध से देखना या फिर रोष रोष से देखना या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। तो बोलोगे कि ना बबलू शैतानी कर रहा था, माँ की आंखें दिखाते ही वह चुपचाप बैठ गया। ऐसे ही बच्चे जो होते हैं ना क्लास में शैतानी करते हैं, तो टीचर जब क्या होते हैं आंख दिखाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं शांति से बैठ जाते हैं। आगे से बोला जा रहा है दाल न गलना, मतलब कि काम नहीं बना उसका। तो बोलते हैं ना, कह रहे मेरे मेरी तो वहाँ दाल ही नहीं गली। तो राम ने श्याम से गलत गलत ढंग से काम लेना चाहा था, इसलिए उसकी दाल नहीं गली। अपने मन से वाक्य में प्रयोग बनाना है। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा कौन होता है? बहुत कम, मतलब कि ऊँट को आप क्या दे रहे हो? बस थोड़ा सा जीरा खाने को दे रहे हो, तो ये क्या है? उसके लिए बहुत कम है। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि नंदू शेर भर खाता है, मतलब कि नंदू बहुत खाता है, उसे तुमने 2 ही रोटियां दी है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने जैसी बात हो गई। तो इसके आगे लिखोगे ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने जैसी बात हो गई। आगे है फूट फूट कर रोना, मतलब कि बहुत दुखी होना। तो मोहन की मौसी का देहावसान हो का समाचार सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा, अर्थात उसकी मौसी का क्या हो गया? देहांत हो गया है। तो वो क्या हो गया बच्चे? फूट फूट करके रोने लगा। अब नेक्स्ट बच्चे ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटना मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। तो बोला जा रहा है कि राम बाई के घर बच्चा हुआ और वो ढिंढोरा पीटने लगी। आगे है खाली हाथ। खाली हाथ मतलब होता है लुट जाना, कि अरे मैं तो क्या हो गया? खाली हाथ हो गया हूँ, लुट गया हूँ। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या है? तो वाक्य में प्रयोग है अनिल के 10,000 चोरी हो गए और वह खाली हाथ हो गया है। तो ये बच्चे अब इसका वाक्य में प्रयोग अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं कोई कोई। तो यहाँ पर है प्रश्न 13वां, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो क्या है? ईश्वर को जो न माने, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं, और ईश्वर को जो मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। आगे जिसका विनाश न हो, जिसका विनाश न हो उसको अनश्वर बोलते हैं या अमर बोलते हैं, और जिसका नाश हो जाए उसको नश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नश्वर बोलते हैं। आगे जो कभी तृप्त ना हो, जो कभी तृप्त ना हो मतलब कि उसकी इच्छा कभी पूरी ही ना होती हो, उसको बोलते हैं अतृप्त। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? अतृप्त बोलते हैं। आगे है पूजा करने योग्य जो होता है उसको पूजनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूजनीय। और आगे है कि जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, और जो बहुत कम बोलता है उसको अल्पभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पभाषी बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी मैंने आज पढ़ाया है। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है बच्चे? लिंक दिया हुआ है अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? उस पर्टिकुलर वीडियो को आप वॉच कर सकते हो जिस सब्जेक्ट का वॉच करना चाहते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।